नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक ऐसे मामले की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हर नए दिन के साथ और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। हमारे सामने द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक और कई दूसरी रिपोर्ट्स हैं और इन सबको मिलाकर जो कहानी बन रही है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। बिल्कुल। जब आप इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ रखते हैं तो ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं रह जाती है। ये एक पहेली की तरह लगती है जिसके टुकड़े मतलब अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। हमारा काम आज इन टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि हम सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि ये सब कैसे हुआ और इसके मायने क्या है। जी तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी का केंद्र एक 14 साल की नाबालिग लड़की का बेहद गंभीर आरोप है। सबसे पहले जो मुख्य आरोप है वो क्या है? कानपुर के सचिंद्र इलाके से एक 14 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। और यहीं पर हमें एक पल रुककर इस आरोप की गंभीरता को समझना होगा। ये सिर्फ एक मारपीट या अपहरण का मामला नहीं है। जब एक नाबालिग के साथ सामूहिक यौन हिंसा होती है तो ये पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के दायरे में आता है। अच्छा। और ये कानून बहुत सख्त है। इसे बनाने का मकसद ही यही था कि ऐसे मामलों में पीड़ित को तुरंत सुरक्षा और न्याय मिले। और इस कानून में ऐसा क्या खास है जो इससे दूसरे कानूनों से अलग बनाता है? इसमें कई चीजें हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट कहता है कि पीड़िता का बयान 24 घंटे के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होना चाहिए। जांच किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और वो भी सिविल ड्रेस में, ताकि बच्ची डरे नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, पीड़िता से बार बार एक ही सवाल पूछकर उसे मानसिक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। तो जब हम इस मामले में आगे लापरवाही की बात करेंगे तो हमें याद रखना होगा कि ये सिर्फ प्रक्रियात्मक गलतियां नहीं है। ये एक नाबालिग को मिले कानूनी सुरक्षा कवच का सीधा सीधा उल्लंघन हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ अपराध की गंभीरता नहीं है। असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब पीड़िता ने उंगली उठाई, और वो भी किसी और पर नहीं बल्कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर ही। जी हाँ, और ये इस मामले को एक अपराध की कहानी से निकालकर कह सकते हैं कि व्यवस्था पर एक गंभीर संकट की कहानी बना देता है। आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर इस सामूहिक बलात्कार में या तो खुद शामिल था या उसने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। मतलब रक्षक ही भक्षक वाली स्थिति? बिल्कुल। ये वही स्थिति है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब ये हकीकत में सामने आती है तो ये पूरे सिस्टम में भरोसे को हिलाकर रख देती है। ये तो है ही, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक अफसर के गलत होने से ज्यादा बड़ी बात लग रही है। क्या ये पुलिस सिस्टम के किसी गहरे संकट की तरफ इशारा नहीं करता? आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक सड़ी हुई मछली का मामला नहीं हो सकता। हमें ये देखना होगा कि वो सब इंस्पेक्टर उस इलाके में कब से तैनात था। क्या उसकी पहले भी कोई शिकायत हुई थी? अक्सर छोटे शहरों या कस्बों में पुलिस स्थानीय प्रभावशाली लोगों और अपराधियों के बीच एक गठजोड़ बन जाता है। अच्छा। क्या ये मामला उस गठजोड़ का नतीजा है, या फिर ये दिखाता है कि पुलिस की भर्ती और ट्रेनिंग में नैतिक शिक्षा और संवेदनशीलता की कितनी भारी कमी है? एक अधिकारी को सस्पेंड कर देना या पकड़ लेना तो ठीक है, पर यह उस जड़ पर हमला नहीं करता जिससे ऐसी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन वो फरार है। आमतौर पर तो इसे अपराध कबूलने जैसा ही माना जाता है, पर क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, ये एक दिलचस्प एंगल है। हालांकि इस स्टेज पर ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन पुलिस विभाग की आंतरिक राजनीतिक बहुत जटिल होती है। अगर उसे लगता है कि उसे निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी या कोई बड़ा अधिकारी उसे बलि का बकरा बना रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, खासकर जब आरोप इतना गंभीर हो, तो फरार होना सीधे तौर पर अपराध बोध या पकड़े जाने के डर से जुड़ा होता है। उसका भागना जांच को और मुश्किल बना रहा है। प्रशासन की प्रतिक्रिया भी काफी तेज दिख रही है। बताया जा रहा है कि 4 अलग-अलग पुलिस टीमें उसे पकड़ने में लगी हैं। क्या ये दिखाता है कि विभाग इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है? हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। 4 टीमों का गठन ये दिखाता है कि विभाग पर भारी दबाव है। ये दबाव मीडिया कवरेज, मामले की संवेदनशीलता और शायद ऊपर से आए आदेशों की वजह से हो सकता है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल भी तो हो सकता है। बिल्कुल।
कई बार ऐसी कार्रवाइयां डैमेज कंट्रोल का ही हिस्सा होती हैं। असली परीक्षा ये नहीं है कि कितनी टीमें लगी हैं, असली परीक्षा ये है कि क्या वो उसे पकड़ पाती हैं और क्या उसके बाद निष्पक्ष जांच होती है। सही कहा। तो मामला सिर्फ एक खराब अफसर का नहीं है, बल्कि शायद पूरे थाने के कल्चर का है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगला आरोप तो सीधे सीधे संस्थागत लापरवाही पर है। रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पे कहा गया है कि पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और ये इस केस का दूसरा सबसे चिंताजनक पहलू है। देखिए, किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अगर एफआईआर ही देर से लिखी जाए या उसमें जानबूझकर हल्की धाराएं लगाई जाएं, तो केस कमजोर हो जाता है। हाँ, पूरा केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। ये एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई तरकीब है मामले को रफा दफा करने की। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर की गलती नहीं थी, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, एफआईआर लिखना या ना लिखना एक अकेले कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का फैसला नहीं होता। ये थाना प्रभारी मतलब एसएचओ की सीधी जिम्मेदारी होती है। अगर एफआईआर में लापरवाही हुई है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्या आरोपी सब इंस्पेक्टर को बचाने के लिए पूरे थाने का सिस्टम काम कर रहा था? इसीलिए शायद थाना प्रभारी और दूसरे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जी, इसीलिए आप देखेंगे कि इस मामले में सिर्फ उस आरोपी एसआई पर ही नहीं, बल्कि थाना प्रभारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। कुछ को निलंबित किया गया है, कुछ को लाइन हाजिर। इस कार्रवाई का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये विभाग की तरफ से एक ईमानदार कोशिश है सफाई करने की? इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक सकारात्मक पक्ष यह है कि विभाग ने माना कि शुरुआती स्तर पर गंभीर चूक हुई है और जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई एक कड़ा संदेश देती है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही कहा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार जब मामला बहुत ज्यादा मीडियाटिक हो जाता है तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है ताकि सिस्टम की बड़ी खामियों पर पर्दा डाला जा सके। असली सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई एक स्थायी बदलाव लाएगी या ये सिर्फ इस एक मामले को संभालने का तरीका है। अब तक की कहानी बहुत ही परेशान करने वाली है। एक नाबालिग पीड़िता, एक फरार पुलिस वाला और एक पूरा पुलिस स्टेशन जो सवालों के घेरे में है। लेकिन जब लगता है कि कहानी इससे ज्यादा नहीं उलझ सकती, तभी इसमें एक और किरदार की एंट्री होती है जो बहुत ही अप्रत्याशित है। आप उस स्थानीय यूट्यूबर की बात कर रही हैं? जी हाँ, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और वो भी एक स्थानीय यूट्यूबर की, जिसे कुछ रिपोर्ट्स पत्रकार भी बता रही हैं। उसे मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस वाला और एक यूट्यूबर, इन दोनों का एक ही कहानी में होना बहुत अजीब है। क्या रिपोर्ट्स इनके बीच किसी कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं? रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर इनके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। ये इस मामले की सबसे रहस्यमयी कड़ी है। छोटे शहरों में अक्सर स्थानीय पत्रकार या आजकल के ये जो यूट्यूबर हैं, वो पुलिस के लिए एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। अच्छा, वो कैसे? कुछ पुलिस के लिए मुखबिर का काम करते हैं तो कुछ पुलिस के साथ मिलकर उगाही या दूसरे गलत कामों में शामिल रहते हैं। हाँ। एक रिश्ता तो होता है। तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? ये बहुत संभव है। जांच को अब ये पता लगाना होगा कि क्या ये अपराध एक साझा साजिश का हिस्सा था। क्या यूट्यूबर ने लड़की को फंसाने में कोई भूमिका निभाई, या क्या पुलिस वाले ने अपने पद का दुरुपयोग करके यूट्यूबर को बचाने की कोशिश की? ये भी हो सकता है। एक और थ्योरी ये भी हो सकती है कि दोनों के हित कहीं टकरा रहे हों और एक ने दूसरे को फंसा दिया हो। लेकिन फिलहाल एक पुलिस वाले और एक मीडिया कर्मी का एक ही अपराध में आरोपी होना जांच को बेहद जटिल बना देता है। तो अगर हम सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या तस्वीर बनती है? एक नाबालिग पीड़िता है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है जिस पर बलात्कार में शामिल होने का आरोप है और वो फरार है, एक पूरा पुलिस स्टेशन है जिस पर शुरुआती जांच में लापरवाही और मामले को दबाने का आरोप है, जिसके चलते बड़े अधिकारी भी नपे हैं, और एक स्थानीय यूट्यूबर है जिसे मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। ये किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो यह मामला 3 बड़े स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है पीड़िता के साथ हुआ जघन्य अपराध, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। दूसरा स्तंभ है व्यवस्था पर भरोसे का टूटना, क्योंकि यहां रक्षक पर ही भक्षक होने का आरोप है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है संस्थागत विफलता, यानी सिस्टम की वो शुरुआती प्रतिक्रिया जिसने न्याय की प्रक्रिया को शुरू में ही पटरी से उतारने का काम किया हो सकता है।
जांच अभी भी बहुत शुरुआती दौर में है और कई सच सामने आने बाकी हैं, खासकर फरार सब इंस्पेक्टर और गिरफ्तार यूट्यूबर के बीच का रिश्ता। आज हमने कानपुर के इस बहुस्तरीय मामले के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक अपराध की रिपोर्ट, एक पुलिस वाले की कथित भूमिका, संस्थागत लापरवाही के आरोप और एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी ने मिलकर इसे एक बेहद उलझी हुई गुत्थी बना दी है। सही कहा। यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें समाज और हमारी व्यवस्था के बारे में कई बड़े सवाल सोचने पर मजबूर करता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है। वो क्या है? जब किसी मामले में न्याय देने वाली संस्था का ही कोई सदस्य आरोपी बन जाए, तो पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या पुलिस विभाग अपने ही किसी अधिकारी के खिलाफ बिना किसी पक्षपात के जांच कर सकता है? बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। ये स्थिति समाज के भरोसे को किस तरह प्रभावित करती है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और यह हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या पुलिस सुधारों की बातें सिर्फ कागजों पर ही रह जाती हैं? जब एक थाने के स्तर पर ही सिस्टम इस तरह फेल हो सकता है, तो बड़े बदलावों की उम्मीद कैसे की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।